क्या कर रहे थे हम लोग पिछले क्लास में किया था न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। उसका एक हम लोगों ने डराइव भी किया था, ग्राफ भी बनाया था और उसका एक न्यूमेरिकल भी किया था। ठीक, आज हम लोग चलते हैं आगे उसके और अब देखते हैं एब्जॉर्प्शन, रिफ्लैक्शन एंड ट्रांसमिटेशन। यानी जब भी कभी किसी बॉडी पे लाइट या हीट पड़ता है, हीट में हमने बताया था लाइट में कि लाइट जो आता है अर्थ पे हमारा वो विजिबल लाइट होता है, उससे सिर्फ हम लोग देखते हैं या वो देखने में हेल्प करता है। लेकिन जो इंफ्रारेड रेडिएशन आता है वही हीट करता है, हीटिंग होती है। कितनी बात सुन में, तो जो इंफ्रारेड रेडिएशन आता है उसमें कितना हीट है, किसी भी बॉडी पे जितना हीट इंसिडेंट करेगा वो जरूरी नहीं कि सारा बॉडी हीट एब्जॉर्ब कर ले। ठीक, कुछ तो हीट उसमें से रिफ्लेक्ट हो जाता है, कुछ एब्जॉर्ब हो जाता है और कुछ ट्रांसमिट हो जाता है। ट्रांसमिट का मतलब जैसे एक मॉलिक्यूल हमने बताया था थर्मल कंडक्टिविटी में कि एक जगह पे हीट देते हैं तो वो हल्के हल्के दूसरे पार्ट ऑफ द बॉडी भी हीट हो जाता है। जैसे मान लो एक रॉड को एक जगह गर्म कर रहे हैं तो दूसरा एंड कैसे गर्म हो जाता है, हीट ट्रांसमिट होते रहता है, हीट ट्रांसमिट होते रहता है। ऐसा ही तो क्या बताया कि जब भी कभी हीट कहीं से भी आता है, जैसे स्पेशली सनलाइट रेडिएशन की जब भी बात करते हैं तो हम लोग स्पेशली सनलाइट को ही मान के चलते हैं। कितनी बात सुन में, तो जो भी लाइट आता है सन से वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। कितना लाइट का एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ, कितना रिफ्लेक्ट हो गया और कितना ट्रांसमिट हो गया, ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है। तो आज हम लोग इसी टॉपिक से रिलेटेड आगे बढ़ेंगे और देखेंगे ब्लैक बॉडी के बारे में भी। सुना तो होगा ब्लैक बॉडी इज गुड एब्जॉर्बर, गुड एमिटर, ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है। तो आज हम लोग करते हैं। तो क्या कर रहे थे, वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता है। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट जेई का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही AMU जामिया BHU और दूसरे यूनिवर्सिटी के दूसरे इंटर्न्स की भी तैयारी कराते हैं, जैसे 9th है, 11th डिप्लोमा इंजीनियर, BSc नर्सिंग, CET CUT पैरामेडिकल, NDS CDS वगैरह वगैरह बहुत सारी तैयारियां होती हैं। तो वो लोग जो लोग तैयारी करना चाहते हैं कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड अवेलेबल है। ठीक है, ये पहला हेडिंग आज के क्लास का क्या है, एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्टेंस यानी कितना रिफ्लेक्ट हो जाता है, एब्जॉर्बटेंस कितना एब्जॉर्ब हो जाता है, एंड ट्रांसमिटेंस कितना ट्रांसमिट हो जाता है। इसको बताते हैं किसी भी बॉडी पे, जैसे एक मान लो ये हमारा एक बॉडी है और इस बॉडी पे कहीं से भी रेज आ रहे हैं, ऐसे कहीं से भी रेज आते हैं, हीट आते हैं इसमें, तो जब इस बॉडी पे आएगा तो ये बॉडी जो ना कितना रिफ्लेक्ट कर दिया, ये कितना रिफ्लेक्ट कर दिया, जितना इसमें से रेज आया कितना ये रिफ्लेक्ट किया, कितना इसने एब्जॉर्ब कर लिया और कितना ये नियर बाई मॉलिक्यूल को ट्रांसमिट कर दिया। तो जब भी कभी लाइट या एनर्जी हीट आता है, रेडिएशन आता है, तो ये 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक है रिफ्लेक्टेंस, एब्जॉर्बटेंस एंड ट्रांसमिटेंस। रिफ्लेक्टेंस का जैसे हम लोग देखते हैं एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है रिफ्लेक्टेंस का। जैसे कोई बॉडी है, जैसे मेरा टी शर्ट आपको कैसा दिख रहा है, ब्लैक कलर का, स्वेटर ब्लैक कलर का दिख रहा है, लेकिन ये येलो कलर का दिख रहा है। किसी का शर्ट ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन कैसे दिख रहा है, किसी का शर्ट ब्लू कलर का कैसे दिख रहा है, कैसे दिख रहा है, आता है, जानते हैं कैसे दिखता है। यानी जो व्हाइट लाइट आता है, यानी कि जो हमारे सन से लाइट आ रहा है, तो वो आमतौर पे हम लोग कहते हैं जो सनलाइट आता है व्हाइट लाइट होता है, वो 7 कलर का कॉम्पोजिशन होता है। हम लोग याद करते हैं विलगियर से, जानते तो होंगे, 10th क्लास में पढ़ा तो होगा। तो वो 7 कलर का कॉम्पोजिशन है, लेकिन जब किसी चीज पे पड़ता है तो वो अपना जो कलर है वो रिफ्लेक्ट कर देता है। जैसे मान लो कोई ब्लू कलर का शर्ट पहना है, तो वो ब्लू क्यों दिख रहा है कि वो जो 7 कलर आता है, विबग्योर में ब्लू भी है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, रेड, इस तरह से होता है। तो वो जो ब्लू कलर है वो उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, बाकी कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जो ब्लू रिफ्लेक्ट करता है तो वो ब्लू कलर का दिखने लगता है आपको कि ये ब्लू कलर का शर्ट है,
या रेड कलर का शर्ट है या ग्रीन कलर का या किसी भी कलर का, तो वो जिस कलर को रिफ्लेक्ट करता है उस कलर का तो दिखता है, बाकी कलर कहाँ गया, वो एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, तो जब भी कभी किसी बॉडी पे लाइट आएगा, हीट एनर्जी आएगा, तो उसमें कुछ एनर्जी, यहाँ पे हम लोग कलर की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे एनर्जी की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो एनर्जी आता है, कुछ उसका पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है, कुछ कुछ एब्जॉर्ब हो जाता है, कुछ ट्रांसमिट होता है। जैसे ये अर्थ ही है, आप देखिए अब तो स्वेटर हम पहन खत्म ही हो जाएगा, कुछ दिन की बात है, सर्दी खत्म पे है, गर्मी आ जाएंगे। तो जब गर्मी आएगा तो क्या होगा, सन से जो लाइट आता है, हम लोग बोलते हैं रेडिएशन से आता है दिन के टाइम में, तो एयर तो गर्म नहीं होता है, वो सीधा गर्मी जो आता है ना इंफ्रारेड, वो अर्थ के सरफेस पे आता है। तो अर्थ के सरफेस से क्या होता है कि वो रिफ्लेक्ट, जैसे ये हमारा अर्थ है, ये हमारा अर्थ है, ये जो हीट आ रही है तो इस पे आएगा अर्थ के सरफेस पे, तो क्या होगा, कुछ रेज, कुछ इसके जो एनर्जी है वो रिफ्लेक्ट होकर ऊपर चले जाएंगे, तो ये क्या हुआ, रिफ्लेक्टेंस हो गया ये। लेकिन साथ ही कुछ इसको एब्जॉर्ब भी कर लेगा। जमीन, हम लोग बोलते हैं ना गर्मी, अरे कितनी जमीन गर्म हो गया है, खाली पैर छत पे चलते नहीं है, दोपहर के टाइम में आप पैर जलने लगते हैं, ठीक है ना, तो वो कैसे, जमीन गर्म हो गया, तो वो एब्जॉर्प्शन हो गया, वो एब्जॉर्ब हो गया। और साथ ही जब ये मान लो इसमें जमीन पे हम लोग को पानी गिरा हुआ है, ये है ना, जमीन पे पानी गिरा दिया या कभी पानी गिराते हैं, धोते हैं, तो वो जो पानी है थोड़ी देर में भाप बन के उड़ जाता है। तो वो भाप बना कैसे, उसके लिए एनर्जी चाहिए था, तो उसने वो उतना हीट लेके एवापोरेट हो गया, तो वो ट्रांसमिट हो गया इतना एनर्जी, वो जो एनर्जी था वो पानी को वेपर बनाने में यूज हो गया। ठीक, इतनी बात सुनिए, तो कुछ तो रिफ्लेक्ट हो जाता है, कुछ एब्जॉर्ब हो जाता है, कुछ ट्रांसमिट हो जाता है। तो इस तरह से कोई भी एनर्जी कहीं से भी आता है, स्पेशली हम लोग रेडिएशन से, वो तीन पार्ट में डिवाइड होता है, रिफ्लेक्टेंस, एब्जॉर्प्टेंस, ट्रांसमिटेंस। अब जैसे हम लोग यहाँ पे बता रहे थे, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि जैसे अर्थ है, अर्थ तो गर्म हो जाता है, हमें बहुत गर्मी लगती है, लेकिन ये जो जो एयर है, अर्थ पे हवाएं होती है, ये एयर का लेयर है, ऐसे होता ना, तो क्या देखते कि यहाँ पे एयर बहुत गर्म होता है, ये गर्म होता है, बहुत ही गर्म होता है, जैसे दोपहर के टाइम में गर्मी में लू चलने लगता है, ठीक है ना, तो ये वाला हवा ज़्यादा गर्म होता है, उसके ऊपर हवा उससे कम गर्म, उसके ऊपर की हवा और भी कम गर्म। जैसे सर्दियों में लोग जाते हैं, ओ सॉरी, गर्मियों में जाते हैं हिली एरिया में, पहाड़ पे जाते हैं, पहाड़ पे जाके क्या गर्म नहीं लगता, पहाड़ पे गर्म नहीं लगता, क्यों नहीं लगता, क्योंकि वो जो पहाड़ है वो ऐसा कुछ, यहाँ पे लोग हिल एरिया में थोड़ा घर वर बना के टूरिस्ट के लिए होटल बना दिया, रख दिया, तो ऊंचाई पे है ये, तो जब ये सरफेस से इतना ऊंचे पे होगा ना, तो यहाँ 40 डिग्री टेम्परेचर चल रहा होगा, तो यहाँ जब जाएंगे तो पता चलेगा 20 डिग्री 18 डिग्री का टेम्परेचर होगा हाइट के हिसाब से, तो यहाँ जाने के बाद अच्छा लगेगा, क्योंकि वहाँ ज़मीन पे 40 डिग्री 42 डिग्री चल रहा है, यहाँ 18 डिग्री, तो अच्छा लगता है, तो लोग पहाड़ों पे जाते हैं गर्मियों में, पहाड़ों पे जाते हैं। ठीक, तो क्या देखा गया कि जो हीट आता है अर्थ के सरफेस पे रिफ्लेक्ट होता है, तो ये एयर को गर्म करते जाता है। अर्थ के सरफेस पे जो हवा है वो गर्म ज़्यादा होता है, अर्थ के सरफेस से जैसे हाइट पे जाएंगे वो थोड़ा कम गर्म होता है, ठंडा होता है, उसके ऊपर जाएंगे वो और ठंडा होता है, उसके ऊपर जैसे गर्मियों में हम लोग देखेंगे बाग बाग में जाएंगे, ठीक है, बाग तो देखा हो, दरख्त वक्त होते हैं, तो दरख्त के डाली पे जाके बैठ जाते हैं, खूब ठंड ठंड हवा आती है, नीचे लू चल रहा, ऊपर ठंड ठंड हवा आती है, कभी कभी तो ऐसा डालियों की ऐसी बनावट होती है कि उसी पे जाकर सो जाते हैं, ऐसा आप तो पढ़े लिखे बच्चे हो ही, आप लोग पढ़ने लिखने वाले बच्चों, आपने कभी डाल देखा नहीं, दरख्त पे चढ़ा नहीं, चढ़ोगे तो घर वाले बोले अबे दरख्त पे चढ़ रहा, टूट जाएगा, हाथ पैर टूट जाएंगे। हम लोग एसी बॉय ना, आजकल के बच्चे एसी बॉय है, यानी एसी में रहते हैं, बाहर नहीं जाते, काले पड़ जाएंगे, खेल कूद नहीं करते, क्योंकि खेलेंगे कूदेंगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसा ही तो परसेप्शन होगा, लोग दिन भर पढ़ते रहते हैं, अबे खेले कूदे नहीं तो क्या होगा, बाहर जाओ देखो दुनिया, तभी समझ में आएगा, ध्यान में ही ज्ञान है, ध्यान में ही ज्ञान है, ज्ञान किताब में नहीं है, जाके बाहर की चीज़ों को देखोगे और ध्यान दोगे कि ये क्या चीज़ हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या कर रहा है, कौन कर रहा है, और जब उसके जवाब ढूंढोगे ना तभी आपको समझ में आएगा, ज्ञान मिलेगा कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, कौन कर रहा है, किधर कर रहा है, कैसे करना चाहिए, क्या होना चाहिए, है ना, तो ज्ञान के लिए बाहर निकलना पड़ेगा, एसी कमरे में बैठ के ज्ञान नहीं मिलता। ओके, आगे चले, गर्मी ले ले यहाँ से,
ठीक है, तो हम क्या बताना चाह रहे थे कि जब भी कभी गर्मी आती है अर्थ के सरफेस पे, तो वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक होता है रिफ्लेक्ट होना, कितना रिफ्लेक्ट हो जाता है, कितना एब्जॉर्ब हो जाता है, और कितना ट्रांसमिट होता है, किसी दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर हो जाता है, वो कितना होता है। तो ये हमारा दे रखा है, यहाँ पे एक शॉर्टकट तरीका दे रखा है, आर रिफ्लेक्टेंस प्लस एब्जॉर्बटेंस ए एंड ट्रांसमिटेंस टी, इन तीनों को मिला देंगे तो टोटल हीट के बराबर होगा, कितना हीट आ रहा है। हाँ, ठीक है ना। जैसे हम लोग घर से पैसे लगाए 100 रुपये और बोला कि बच्चे को दे दिया, जाओ सौदे ले जाओ, तो उसने 10 रुपये का बिस्किट खरीद ली, 20 रुपये का कुछ और खरीद लिया, वहाँ 50 रुपये कुछ और खरीद लिया, फिर हिसाब दे दिया 10 रुपये का ये, 20 रुपये का ये, बाकी ये बैलेंस। वैसे ही ये है कि इतना का इतना तो रिफ्लेक्टेंस हो गया, इतना एब्जॉर्ब हो जाएगा, इतना ट्रांसमिट हो जाएगा, टोटल मिला देंगे तो कितना, जितना हीट आया था उसके बराबर हो जाएगा। कितनी बात सुननी, आगे चले। यहां तक कुछ पूछना तो नहीं, आगे चलते हैं। आगे क्या बताया कि ये जो क्यू है टोटल हीट है, और ये यहाँ पे जितना रिफ्लेक्ट हो गया, कितना एब्जॉर्ब हुआ, कितना ट्रांसमिट हो गया, ये अलग अलग चीज है। अगर हम लोग क्यू से दोनों तरफ डिवाइड कर दें, क्यू से यानी इस वाले टर्म से कितना एनर्जी आ रहा है, इसको दोनों तरफ डिवाइड करते हैं, यानी इसको जो है क्यू से डिवाइड कर देते हैं, इसको भी क्यू से डिवाइड करते हैं, इसको भी क्यू से डिवाइड करते हैं, और इसे भी क्यू से डिवाइड कर दिया। तो ये जो आर अपन क्यू है मीन्स हाउ मच एनर्जी इज रिफ्लेक्टेड आउट ऑफ द गिवन अमाउंट ऑफ एनर्जी। यानी क्या मतलब हुआ कि कितना एनर्जी आया है, उसमें से कितना एनर्जी रिफ्लेक्ट हो गया, कितना टोटल में से कितना एनर्जी रिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, इसका मतलब ये होगा, तो इसको स्मॉल आर से दिखा देते हैं। ठीक, यानी कि रेशियो ऑफ रिफ्लेक्टेंस टू द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन टू द बॉडी। ठीक है, ये हो गया स्मॉल आर। ये ए अपॉन क्यू यानी कितना एब्जॉर्ब्ड हुआ है, और टोटल एनर्जी आया कितना है, टोटल एनर्जी आया कितना है और कितना एब्जॉर्ब हुआ है, उसको हम लोग स्मॉल ए से दिखा देते हैं, स्मॉल ए से दिखा देते हैं। ठीक, और ये ट्रांसमिटेंस जो है इसको स्मॉल टी से दिखाते हैं, कितना एनर्जी ट्रांसमिट हो गया और कितना एनर्जी आया था, उसके हिसाब से क्यू को क्यू से डिवाइड कर देंगे, ये 1 हो जाएगा। कितनी बात सुन रहे, यानी टोटल एनर्जी में से कितना रिफ्लेक्ट हुआ, इसका रेशियो लेते हैं, टोटल में से कितना एब्जॉर्ब हुआ है उसको उसको लेते हैं, एब्जॉर्बेट करते हैं, टोटल में से कितना ट्रांसमिट होता है उसको लेते हैं, और इनको सबको प्लस करेंगे तो ये 1 के बराबर हो जाएगा। इतनी बात सुन में, यहाँ तक क्लियर, इतनी बात सुन में। तो ये एक रिलेशन देता है, इसका हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं, ये इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेंस, ये रिफ्लेक्टेंस यही है, लेकिन ये इस फॉर्म में लिखते हैं, रिफ्लेक्टेंस, एब्जॉर्बटेंस एंड ट्रांसमिटेंस। ठीक, इसका एक छोटा छोटा डेफिनेशन है, छोटा छोटा, इसको जैसे क्या बोलेंगे, अमाउंट ऑफ हीट रिफ्लेक्टेड आउट ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी। किसी बॉडी पे कितना हीट इंसिडेंट कर रहा है, उसमें से कितना ट्रांसमिट हो गया, सॉरी रिफ्लेक्ट हो गया, कितना रिफ्लेक्ट हो गया, तो स्मॉल आर आ गया। ये इसका एक छोटा सा डेफिनेशन होगा। इसी तरह से बोला क्या, कितना एब्जॉर्ब हो गया, टोटल अमाउंट में से कितना एब्जॉर्ब हो गया, ये हो जाएगा ए, कितना ट्रांसमिट हो गया है ये टोटल में से। ठीक है, तो ये इसका रेशियो आता है। तो मैं इसके छोटे छोटे 2-3 डेफिनेशन है, 3 डेफिनेशन है छोटे छोटे, इसको मैं लिख देता हूँ, इसी बात को मैं लिटरेचर में लिख देता हूँ। कितनी बात, ओके, मिटा दो, यहाँ तक कुछ पूछना तो नहीं, आगे चलते। रिफ्लेक्टेंस का हम लोग दिखाते हैं, स्मॉल आर से दिखाते हैं, कैपिटल आर अपॉन क्यू। इसका हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी reflected from the surface of the body, यानी ये आर, the amount of energy reflected from the surface of the body from the total energy incident on the body, यानी उस बॉडी पे टोटल एनर्जी कितना इंसिडेंट होता है और उनमें से कितना एनर्जी रिफ्लेक्ट कर जाता है, उसी को हम लोग रिफ्लेक्टेंस कहते हैं। ठीक, आगे चलते हैं, एब्जॉर्बटेंस लिखते हैं इसको। ये दूसरा हम लोग लिख दिया एब्जॉर्बटेंस का डेफिनेशन,
ए अपॉन क्यू होता है, ए से दिखाते हैं द रेशियो ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय अ बॉडी फ्रॉम द टोटल एनर्जी ऑफ द रेडिएशन और इंसिडेंट ऑन इट, यानी किसी बॉडी पे टोटल एनर्जी कितना इंसिडेंट हो रहा है उसमें से कितना एनर्जी जो है एब्जॉर्ब हो रहा है, उसी को हम बोलते हैं एब्जॉर्बटेंस। ठीक, और तीसरा दे रखा ट्रांसमिटेंस, उसको मैं लिखता हूं, ये मैं मिटा दूं, इसे मिटा के मैं लिखता हूं। ठीक है, ट्रांसमिटेंस ये हम लोगों ने स्मॉल टी दिखाते हैं, कैपिटल टी अपॉन क्यू होता है ये। इसका डेफिनेशन ऐसे ही है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसमिटेड टू अनदर बॉडी और टू अनदर फॉर्म फ्रॉम द टोटल एनर्जी इंसिडेंट ऑन द बॉडी इज कॉल्ड ट्रांसमिटेंस। कितनी बात सुन में आई? तो ये हमने एक छोटा सा डेफिनेशन लिख दिया ताकि बाद में याद रहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बेसिक बात तो समझ में आ रही है, ये लिख लिया डेफिनेशन को, फिर मैं इसके आगे बढ़ रहा हूं। मैं यहाँ इतनी बातें समझ में आ गई। आगे क्या बताया कि ये जो हम लोगों ने किया था रिफ्लेक्टेंस जो कर रहे थे, एब्जॉर्बटेंस कर रहे थे, ट्रांसमिटेंस कर रहे थे, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जिसको हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि एक लाइट आता है तो उसमें 7 कलर्स होते हैं, 7 कलर्स होते हैं तो 7 वेवलेंथ होते हैं, 7 टाइप्स के फ्रीक्वेंसी होते हैं। अब वो जो एनर्जी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं या इंफ्रारेड को कर रहे हैं, तो इंफ्रारेड का रेडिएशन जो है ना, इंफ्रारेड भी होता है, अल्ट्रा इंफ्रारेड भी होता है, मीडियम इंफ्रारेड भी होता है, उसका गामा रेज भी होता है, तो कई सारे रेजेज आते हैं। तो हम लोग जो स्पेशली कलर्स की बात कर ले तो उसमें जो है किस कलर के बारे में बात कर रहे हैं, तो 7 वेवलेंथ में तो हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, तो हम लोग स्पेसिफिकली एक वेवलेंथ लेते हैं, एक वेवलेंथ लेते हैं, यानी हम इस तरह के जो लाइट आ रही है, इस तरह का जो एनर्जी आ रहा है जिसका वेवलेंथ इतना है, ठीक, हम लोग और ज़्यादा नहीं लेते हैं, तो उसके एक वेवलेंथ के लिए हम लोग यूज़ करते हैं लाइट, पता है किसका बोलते हैं हम लोग? मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनो मतलब तो जानते एक, मोनोक्रोमेटिक, क्रोमेटिक मतलब कलर, मोनोक्रोमेटिक लाइट। तो हम लोग जब भी कभी इस तरह की बातों को स्टडी करेंगे डेप्थ में, ऐसे तो हमने इन जनरल देखते ही हैं हम लोग, लेकिन अगर डेप्थ में देखना चाहते हैं तो हम लोग एक तरह का कलर लेंगे, मोनोक्रोमेटिक लाइट, जिसका एक तरह का फ्रीक्वेंसी होगा, एक तरह का वेवलेंथ होगा और उसका सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी होगा, क्योंकि अलग अलग फ्रीक्वेंसी, अलग अलग वेवलेंथ होते हैं ना, तो उसके एनर्जी भी अलग अलग होते हैं, तो कौन सा कितना एनर्जी यूज हो रहा है ये पता नहीं चल पाता। ठीक, तो उसके लिए अगर हम लोग मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज करते हैं तो उसके रेस्पेक्ट में ये जो रिलेशन लिखा था हम लोगों ने कैसे चेंज हो जाएगा वो हम लोग दिखा रहे हैं। ये हम लोग आर लैम्डा, ठीक है, प्लस ए लैम्डा प्लस टी लैम्डा इज इक्वल टू 1। क्या मतलब हुआ है? व्हेन वी आर टेकिंग एब्जॉर्बटेंस, रिफ्लेक्टेंस और ट्रांसमिटेंस फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ वेवलेंथ, और उसका वेवलेंथ मेंशन होगा कितना वेवलेंथ, वेवलेंथ का यूनिट जो आमतौर पे यूज करते हैं हम लोग एंगस्ट्रॉन यूज करते हैं उसका यूनिट, तो कौन सा वेवलेंथ यूज कर रहे हैं उसका कितना रिफ्लेक्टेंस है, कितना एब्जॉर्बटेंस है, कितना ट्रांसमिटेंस है, वो सबको प्लस करके तो 1 हो जाएगा, लेकिन ये पर्टिकुलर वेवलेंथ हो गया। इतनी बात समझ में आई। दूसरी बात ये बताया कि जो नेचर ऑफ सरफेस होता है उस पर भी डिपेंड करता है कि कितना एब्जॉर्ब होगा, कितना ट्रांसमिट होगा, कितना रिफ्लेक्ट होगा, नेचर ऑफ सरफेस। जैसे ऐसा क्या हम लोग बोलते हैं ना कि एक क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, एक टीचर आके पढ़ा रहा है, कुछ भी बात समझा रहा है, तो ऐसा नहीं कि सभी बच्चों को बराबर समझ में आ रहा है, हर बच्चे की अपनी क्वालिटी है समझने की, अपनी एक ग्रेस्पिंग पावर है, तो उसी चीज़ को कोई बच्चा 100% समझ रहा होगा, कोई बच्चा 80% समझ रहा होगा, कोई बच्चा 60% समझ रहा होगा, कोई बच्चे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, चाहे वो कितना ही अच्छा क्यों टीचर ना हो, बच्चा को कुछ भी समझ में, क्यों? क्योंकि हर बच्चे की अपने अपने समझने की कैपेसिटी होती है, समझने की सलाहियत होती है। दूसरी बात ये भी होता है कि जब वो कोई चीज़ बताया जा रहा है तो वो बच्चा कितना उस टाइम पे फोकस्ड है, टीचर क्या बता रहा है, क्या समझा रहा है, वो खुद पता चला कि वो रात भर सोया नहीं था, उसको नींद आ रही है, टीचर ने धनाधन क्या क्या बताया जा रहा है, अच्छी अच्छी बातें, उसे आँख लग रही है, आँखें नींद, आँखें बंद होती जा रही है, तो
तो उसे कुछ समझ में नहीं आएगा। तो बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जिससे हम लोग इन सब बातों को क्लासिफाई करते हैं कि अगर जैसे हम लोग बोल रहे हैं तो जो सरफेस है जिस पे लाइट इंसिडेंट कर रहा है तो वो कितना रिफ्लेक्ट करेगा, कितना एब्जॉर्ब करेगा, कितना ट्रांसमिट करता है, डिपेंड करता है उस सरफेस का नेचर कैसा है। कितनी बात, तो नेचर ऑफ सरफेस पे भी ये पैरामीटर डिपेंड करते हैं। कितनी बात, दूसरी बात ये भी है कि कितना एरिया है, एरिया ऑफ सरफेस पे भी डिपेंड करता है। जैसे मान लो एक पत्थर है, ठीक है, तो एक पत्थर को रखेंगे तो इधर से लाइट आ रही है तो इधर ही सीधी लाइट पड़ेगी, इसके पिछले हिस्से में लाइट नहीं पड़ेगा तो इसका पिछला हिस्सा ठंडा होगा, इधर गर्म ज्यादा हो जाएगा। कितनी बात, अगर यही चीज अगर हम लोग सरफेस पे जमीन पे ले तो जमीन तो फ्लैट है तो पूरी हर जगह बराबर की गर्मी आएगी क्योंकि उसका एरिया ज्यादा है। पत्थर का एरिया थोड़ा सा सूरज की तरफ था या रोशनी की तरफ था या जिधर से ला आ रहा था, बाकी सब इधर दूसरी तरफ था तो उधर छाया था उधर ठंडा था, तो उसका एरिया कितना डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहा है या डायरेक्ट एक्सपोज्ड हो रहा है। कितनी बात, तो दो चीजें हैं, एक तो डिपेंड करता है नेचर ऑफ सरफेस पे और दूसरा एरिया एक्सपोज्ड टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ एनर्जी। तो मैं इसको लिख देता हूं, द हीटिंग डिपेंड्स अपॉन फर्स्ट नेचर ऑफ सरफेस, नेचर ऑफ सरफेस, सरफेस का नेचर कैसा है, और दूसरा एरिया ऑफ एक्सपोज्ड एरिया कर ली, ये ज्यादा अच्छा है, एक्सपोज्ड एरिया यानी कितना वो उसके सामने एक्सपोज्ड एरिया कितना है। कितनी बात सुनिए, तो ये दो पैरामीटर भी साथ साथ इसके साथ साथ कंसीडर रखते हैं कि कितना कैसा उसका नेचर है और कितना सरफेस एरिया एक्सपोज हो रहा है। कितनी बात, आगे चले, यहाँ पे बताया कि जैसे ये तीन चीजों का कॉम्बिनेशन है, रिफ्लेक्टेंस है, एब्जॉर्प्टेंस है, ट्रांसमिटेंस है। मान लेते एक ऐसा बॉडी है, यहाँ पे स्पेशल केसेस लगा रहे हैं हम लोग, ठीक है, स्पेशल केसेस लगा रहे हैं। सबसे पहले क्या बताया कि मान लेते एक ऐसा बॉडी है जो उस पर हीट आता है तो रिफ्लेक्ट करता है या एब्जॉर्ब करेगा, आगे ट्रांसमिट करने का कोई ऑप्शन नहीं है। तो अगर उसका ट्रांसमिटेंस यानी कि T 0 है तो फिर क्या रह जाएगा, ये 0 हो गया तो R लैम्डा प्लस A लैम्डा इज इक्वल टू 1, यही तो होगा। कितना रिफ्लेक्टेंस होगा, कितना एब्जॉर्प्टेंस होगा, दोनों को प्लस कर देंगे तो 1 के बराबर होगा, क्योंकि ये जो ट्रांसमिटेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर वेवलेंथ इज 0। मान लिया कि ऐसा वेवलेंथ इस पे अब्जॉर्ब नहीं होगा, इसमें ट्रांसमिट नहीं होगा। कितनी बात समझ में, यहां तक समझ में आ गया। अगर मान लो कोई बॉडी का जो वेवलेंथ ले रहे हैं उसका रिफ्लेक्टेंस ज्यादा है, क्या रिफ्लेक्टेंस ज्यादा है, तो वो एब्जॉर्प्टेंस कम होगा, क्योंकि दोनों को मिलाकर 1 होना है, दोनों को मिलाकर 1 होना है। मान लो रिफ्लेक्टेंस ज्यादा का मतलब ये 0.8 है, ये 0.8 है, मैं यहीं पे लिखता हूं। मान लो इसका रिफ्लेक्टेंस 0.8 है तो एब्जॉर्प्टेंस कितना होगा, 0.2 होगा, तभी तो दोनों मिला के 1 होगा। कितनी बात में, अगर हम इसको मान लेते हैं 0.5 है तो ये भी 0.5 होगा, ये 0.3 है तो ये 0.7 होगा। क्या मतलब समझ में आया कि अगर रिफ्लेक्टेंस ज्यादा होगा तो एब्जॉर्प्टेंस कम होगा, रिफ्लेक्टेंस घटता जाएगा तो एब्जॉर्प्टेंस बढ़ता जाएगा, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। कितनी बात समझ में, यानी एक ज्यादा होगा तो दूसरा कम होगा। तो इसमें क्या दिया गया है, यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखते हैं, if a body is good reflector then it is bad absorber। ठीक है, तो यहां पे मैं एक लाइन लिखता हूं, यहां पे if a body is good reflector, ठीक है, good reflector then it is a bad absorber, एब्जॉर्बर यानी एब्जॉर्ब नहीं करेगा। जैसे आमतौर पे देख लो एक मिरर होता है, मिरर तो देखा ही होगा,
एक होता पॉलिश्ड मिरर होता है। पॉलिश्ड मिरर तो जैसे इधर से लाइट आ रहा है या सन ही आ रहा है, सन की लाइट आई तो हम लोग मिरर लगा दिया, तो जितनी लाइट आएंगे इधर से ये सब को सब इधर रिफ्लेक्ट कर देगा, तो ज्यादातर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो मिरर खुद गर्म नहीं हो पाएगा, हल्के हल्के गर्म होगा। क्यों? क्योंकि वो जितने रेज आते हैं वो सबको रिफ्लेक्ट करके इधर कर देता है, तो वो खुद बहुत हल्के हल्के गर्म होगा, नहीं भी गर्म हो सकता है। ऐसा भी होता है कि जो मिरर होता है वो ग्लास होता है, और ग्लास की अपनी एब्जॉर्प्टेंस पावर कितना है, कितना वो एब्जॉर्ब करेगा, कितनी बात सुनिए, तो वो एब्जॉर्प्टेंस पावर कितना है उस पर डिपेंड करता है। ये बात समझ में आ गई। और वाइस वर्सा है, इसमें हम लोग दूसरा लिख सकते हैं, और वाइस वर्सा तो जानते होंगे क्या मतलब हुआ, इसका उल्टा है, यानी इफ अ बॉडी इज बैड रिफ्लेक्टर देन इट इज ए गुड एब्जॉर्प्टर। ठीक है, अगर बैड रिफ्लेक्ट होगा तो गुड एब्जॉर्ब होगा, अगर रिफ्लेक्ट कम करेगा तो ज्यादा से ज्यादा वो एब्जॉर्ब करेगा। तो इस तरह से, तो ये हमारा पहला केस हुआ कि अगर ट्रांसमिटेंस जीरो होगा तो इन दोनों को प्लस करके ये बंद होता है। कितनी बात सुन में आई? तो ये हमारा पहला स्पेशल केस हो गया। एक दूसरा स्पेशल केस है वो हम बता रहे हैं। ये तो पहला हमारा स्पेशल केस था। दूसरा केस क्या दे रखा है सेकेंड में, इफ r lambda is 0 and t lambda is also 0। क्या मतलब हुआ कि अगर किसी बॉडी पे, किसी बॉडी का रिफ्लेक्टेंस भी जीरो है, रिफ्लेक्टेंस मतलब रिफ्लेक्ट नहीं करता है, और ट्रांसमिटेंस भी जीरो है, यानी वो किसी और को ट्रांसमिट करता भी नहीं है, तो क्या बच जाएगा, सिर्फ एब्जॉर्प्टेंस बच जाएगा। एब्जॉर्प्टेंस ऑफ अ लाइट इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, ये बच जाएगा। क्या मतलब हुआ कि when the light incident on a body, it will neither transmit not reflect, it all energy is absorbed by the body। यानी किसी बॉडी पे जो हीट या लाइट इंसिडेंट करता है तो उसकी जो एनर्जी होती है वो एनर्जी में ना तो वो रिफ्लेक्ट कर रहा है एनर्जी को, ना वो ट्रांसमिट करेगा, सब का सब एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, अगर सबका सब एब्जॉर्ब कर लेगा तो जो एब्जॉर्बटेंस है वो 1 के बराबर हो जाएगा। कितनी बात सुनिए, और ये सिर्फ ब्लैक बॉडी ही कर सकता है। ऐसे बॉडी जिसमें ट्रांसमिटेंस एंड रिफ्लेक्टेंस दोनों ही जीरो होते हैं, सिर्फ एब्जॉर्बटेंस होता है, वो ब्लैक बॉडी होता है। जो ब्लैक बॉडी होते हैं देख, वो सभी कलर को या सभी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, वो ट्रांसमिट नहीं करता है, वो रिफ्लेक्ट नहीं करता। सर्दियों के दिनों में एक हम लोगों ने कॉमन फिनोमेना है कि सर्दियों के दिनों में आमतौर पे हम लोग ब्लैक कलर के कपड़े पहनते हैं, प्रीफर करते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि ब्लैक बॉडी जो है ना गुड एब्जॉर्बर है, वो कोई भी रेज आता है ना तो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो सर्दियों में तो सर्दी बहुत लगती है, तो हमें ज़रूरत होती है कि कहीं से एनर्जी मिले, तो अगर ब्लैक कलर का पहनेंगे तो कहीं से भी थोड़ी सी भी रेज आ रहे होंगे ना गर्मी के लेकर, वो हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होता रहेगा और हमें गर्मी का एहसास होता रहेगा। तो गर्मियों सर्दियों में हम लोग ब्लैक कलर के, ब्लैक स्वेटर, ब्लैक जैकेट, ब्लैक ये ब्लैक वो, सारे कुछ ब्लैक को प्रीफर करते हैं आमतौर पे, लेकिन गर्मियों में नहीं करते। गर्मियों में ब्लैक कलर नहीं पहनते हम लोग, गर्मियों में व्हाइट कलर प्रीफर करते हैं। ऐसा क्यों, व्हाइट क्यों? क्योंकि जो एब्जॉर्बटेंस है व्हाइट कलर का वो जीरो है। जैसे ब्लैक बॉडी का एब्जॉर्बटेंस कितना है, 1, यानी मैक्सिमम, ऑल, सब का सब वो एब्जॉर्ब कर लेता है ब्लैक बॉडी। लेकिन व्हाइट कलर का जो एब्जॉर्बटेंस है वो जीरो है, जीरो है, वो एब्जॉर्ब करता नहीं, सबको रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्लेक्टेंस उसका ज्यादा है, रिफ्लेक्टेंस 1 है व्हाइट कलर का, तो वो सबका सब रिफ्लेक्ट करता है। इसलिए गर्मी में क्या होता है कि आमतौर पे हम लोग व्हाइट कलर के कपड़े पहनना प्रीफर करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत टेम्परेचर होता है, बहुत गर्मी होती है, ऊपर से जो रेज आ रहा है वो भी हमारे कपड़े में एब्जॉर्ब हो जाए तो और गर्मी बढ़ा देगा, तो हमारी परेशानी बढ़ जाती है। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि व्हाइट पहनते हैं तो वो रिफ्लेक्ट करते रहता है, तो हमें गर्मी कम लगता है। ठीक है, ऑलरेडी गर्मी तो बहुत है मगर उससे थोड़ा प्रोटेक्ट होती है। तो वो एक तरीका हमें अपने आप को गर्म करने और ठंडा करने के लिए मौसम के हिसाब से, सर्दियों में ब्लैक कलर, डार्क कलर, और गर्मियों में वाइट कलर, लाइट कलर प्रीफर करते हैं पहनना। कितनी बात सुन में आ रहा कुछ समझ में? तो ये था हमारा, इसको हम बोलते हैं कि अगर एब्जॉर्बटेंस 1 होगा, मैक्सिमम होगा, तो ये ब्लैक कलर का बॉडी होगा। और इसको हम लोग एक लाइन से लिख देते हैं, ठीक है, इफ अ बॉडी neither
reflect nor transmit, then it is a black color, black color. ठीक है, black color has only absorptance has maximum, यहां पे ऐसा कर लेते हैं, has maximum absorptance. ठीक है, ये हम लोग इस तरह से समझ लेते हैं. कितनी बात सुनिए, व्हाइट कलर ब्लैक कलर की बातें समझ में. व्हाइट कलर में ये एब्जॉर्प्टेंस जीरो होता है, व्हाइट कलर में. इसको हम लोग ब्लैक कलर कर देते हैं, ये फॉर ब्लैक कलर. ठीक है ना, ब्लैक कलर के लिए एब्जॉर्प्टेंस 1 होता है. और रिफ्लेक्टेंस किसका होता है? रिफ्लेक्टेंस इज 1. ठीक है, एंड एब्जॉर्प्टेंस ऑफ 0 एंड ट्रांसमिटेंस TRA0. ये एब्जॉर्प्टेंस एंड ट्रांसमिटेंस 0 होता है, रिफ्लेक्टेंस 1 होता है. जानते हैं किस कलर के लिए? व्हाइट कलर के लिए. ठीक है, व्हाइट कलर का, व्हाइट कलर के होता है. इसके अलावा जो दूसरे कलर होते हैं उनमें कुछ एब्जॉर्प्टेंस भी होते हैं, कुछ रिफ्लेक्टेंस भी होते हैं. ठीक है, ट्रांसमिटेंस हो ना हो मगर एब्जॉर्प्टेंस, ट्रांसमिटेंस, रिफ्लेक्टेंस एंड एब्जॉर्प्टेंस तो होता ही होता है. कुछ वो एब्जॉर्ब कर लेता है, कुछ रिफ्लेक्ट करता है. जैसे हमने कहा अभी बताया था कि कोई कलर जो है ना, ब्लू कलर का शर्ट या ग्रीन कलर का शर्ट या कोई और कलर का शर्ट कैसे दिखता है, क्योंकि वो कुछ रिफ्लेक्ट कर देता है, पार्ट ऑफ द वेवलेंथ या एनर्जी को रिफ्लेक्ट करता है, वो तो दिखने लगता है और बाकी एब्जॉर्ब हो जाता है. ठीक है, तो ये था हमारा इसका. अब बताया क्या कि इसी का दे रखा किसी बॉडी का. ये तो हम लोग जनरल बात कर रहे थे, एब्जॉर्प्टेंस क्या होता है, रिफ्लेक्टेंस क्या होता है, ट्रांसमिटेंस क्या होता है, ये हम लोग जनरल बातें कर रहे थे. लेकिन अगर हम लोग किसी बॉडी के हिसाब से बात करें, जैसे अभी बताया था कि किसी बॉडी का रिफ्लेक्टेंस, एब्जॉर्प्टेंस, ट्रांसमिटेंस उस बॉडी के नेचर पे भी डिपेंड करता है. अभी हमने एग्जाम्पल दिया कि एक क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं और हर बच्चे के समझने की ताकत अलग अलग होती है. तो वो जो समझने की जो ताकत है वो उसका अपना एक करैक्टरिस्टिक है, प्रॉपर्टीज है. ठीक है, इसी तरह से बताया गया कि जो बॉडी है उसके जो एब्जॉर्ब करने की कितना पावर है, ट्रांसमिट करने की कितनी पावर है या रिफ्लेक्ट करने की कितनी पावर है, उसके हिसाब से उस बॉडी का एक पावर होता है. तो हम लोग अब जो अगला जो डेफिनेशन लिखेंगे वो है एब्जॉर्प्शन पावर और ट्रांसमिटेशन पावर. ठीक है, या रिफ्लेक्टेंस पावर. ये इस तरह के पावर के टर्म में, पावर नाम तो सुना होगा. एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम, वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर. यूनिट होता है जूल पर सेकेंड, वाट भी कहते हैं. जैसे हम लोग बल्ब का पावर होता है 40 वाट, क्या मतलब 40 जूल ऑफ एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर. पावर तो समझ में आया. तो अब हम लोग इसको इन टर्म ऑफ पावर कहेंगे, एब्जॉर्प्टिव पावर, ट्रांसमिटेशन पावर, ट्रांसमिटिंग पावर. ये एक बॉडी के नेचर के हिसाब से हम लोग कहेंगे कि कितना वो एब्जॉर्ब कर लेता है, कितना वो ट्रांसमिट कर देता है, उसकी कितनी पावर है. तो वो जो दो डेफिनेशन है वो मैं बताता हूं, इसके आगे वो है. ठीक है, यहां तक कुछ पूछना तो नहीं? अगर पूछना हो तो पूछ सकते हैं, मैसेज करिएगा, मैं आपको जवाब दूंगा. ओके, आगे चले, मिटाओ इसे. क्या दे रखा है एब्जॉर्प्टिव पावर का? तो डेफिनेशन ये हमने लिखा है, लिटरल बुक से लिख दिया मैंने ताकि एक ऑर्डर में लिख सकते हैं. क्या देखा है? एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ अ बॉडी फॉर अ गिवन वेवलेंथ लैम्डा इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड in a certain time to the total heat energy incident on it in the same time. ठीक है, एनर्जी एक टाइम है, एक वेवलेंथ है, यानी एक सर्टेन टाइम में एक पर्टिकुलर वेवलेंथ का कितना एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो उस पर इंसिडेंट होता है उसके मुकाबले में. ठीक है, तो उसी को हम लोग कहते हैं एब्जॉर्प्टिव पावर. ठीक है, इसी तरह से दे रखा है
इमेसिव पावर यानी कितना वो एमिट करता है, जितना एनर्जी उसके पास है उसमें से कितना एनर्जी वो एमिट करता है पर यूनिट टाइम में एक पर्टिकुलर वेवलेंथ का, उसको हम लोग कहते हैं एमिसिव पावर। तो उसका भी मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ। ठीक, ये एमिसिव पावर में जिस तरह से हम लोगों ने एब्जॉर्प्टिव पावर लिखा था ऐसे एमिसिव पावर लिख दिया। एमिसिव पावर का मतलब एमिट करना, ठीक है, कितना वो हीट एनर्जी को एमिट करता है, इसका डेफिनेशन लिख रखा मैं दिखाता हूँ। एमिसिव पावर ऑफ अ बॉडी एट अ गिवन टेम्परेचर फॉर अ गिवन वेवलेंथ, यानी एक गिवन टेम्परेचर पे एक गिवन वेवलेंथ का, इज द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिटेड पर टाइम पर यूनिट एरिया फॉर फ्रॉम अ बॉडी इज कॉल्ड एमिसिव पावर। यानी कोई बॉडी है, जितना भी उसका टेम्परेचर है, जैसे मान लो गर्मी ले लिया, हीट हो गया, गर्म ज़्यादा टेम्परेचर 40 डिग्री 42 डिग्री जितना भी टेम्परेचर है उसका, अब वो ठंडा कर रहे हैं हम लोग, तो वो जो हीट रेडिएट करेगा, तो एक यूनिट टाइम में एक सिर्फ यूनिट एरिया से कितना हीट रेडिएट हो रहा है, ठीक है ना। जैसे हमारा ये मान लो एक बॉडी है, ये एक हमारा मान लो स्फेरिकल बॉडी है, जैसे सन ही है, सन है, सन ब्लैक कैसे हो सकता है, सन को रेड से बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा एक मान लेते ये हमारा सन है, कोई भी तो इधर से हीट निकलेगा, कितनी बात सुन में हीट निकलेगा, इसका टेम्परेचर बहुत है, बाद में बताएंगे इस पे सन के बारे में। तो इसका एक टेम्परेचर है और इससे हीट एमिट होता है, तो एक सेकेंड में एक यूनिट एरिया से, मान लो एक यूनिट एरिया से कितना हीट रिलीज हो रहा है एक सेकेंड में, ये एमिसिव पावर हो गया। एक यूनिट एरिया से एक सेकेंड में कितना हीट एमिट हो रहा है उसको कहते हैं एमिसिव पावर। वैसे पूरे सरफेस से तो बहुत हीट निकलेगा, सन का सरफेस एरिया बहुत बड़ा है, लेकिन एक यूनिट एरिया से एक सेकेंड में, एक सेकेंड का मतलब ये है कि एक सेकेंड, वरना पता चला कि दिन भर तो हीट निकलता ही रहता है, वो तो बहुत हीट हो जाता है। तो एक सेकेंड में एक यूनिट एरिया से कितना हीट निकलता है, अगर कोई बॉडी का जितना भी टेम्परेचर उस टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में, उसी को हम लोग कहते हैं एमिसिव पावर। जैसे मान लो एक हम लोगों ने बर्तन को गर्म कर लिया या रॉड को गर्म कर लिया, एक रॉड है हमने उसको गर्म कर लिया, अब उसको ठंडा करने जा रहे हैं, तो ठंडा करेंगे तो अब वो हल्के हल्के ठंडा होगा, ठीक। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो टाइम लेती है ठंडा होने में, वो टाइम लेती है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जल्दी ठंडा हो जाती है, ठीक। तो जो जितना जल्दी गर्म होता है वो उतना जल्दी ठंडा हो जाता है, ये भी एक फिनोमेना है। जो जितना जल्दी गर्म होगा वो उतना जल्दी ठंडा भी हो जाता है, और जो जितना देर से गर्म होगा उतना ही देर से ठंडा भी होगा। कितनी बात सुन में आई। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, एक आदमी बहुत शॉर्ट टेम्पर है, शॉर्ट टेम्पर का क्या मतलब हुआ, हर बात पे थोड़ी सी बात पे गुस्सा हो जाता है, ठीक है, लेकिन उसका गुस्सा बहुत देर तक नहीं होता, थोड़ी देर में वो ठंडा भी हो जाता है बेचारा, ठीक है। घर में बहुत सारे घर में होते हैं ना, जैसे हेड ऑफ द फैमिली फादर होते हैं या भाई होते हैं बहन होते हैं, लड़ाई झगड़े तो कुछ की आदत होती है, बहुत थोड़े से बात पे गुस्से हो जाते हैं, मगर बहुत देर तक वो गुस्सा नहीं होता। लेकिन कुछ लोग बहुत कूल होते हैं, उनको कुछ भी कहो तो गुस्सा वुस्सा नहीं होते वो, लेकिन अगर एक बार वो गुस्सा हो गया तो फिर जल्दी वो फिर काबू में नहीं आते, बहुत दिन तक बहुत लंबा गुस्सा जाते हैं। कितनी बात सुने। ऐसी मटेरियल की भी आदतें हैं, बहुत सारे मटेरियल हमारे ज़मीन पे हैं, हम लोग जानते हैं, तो उनके अलग अलग करैक्टरिस्टिक है। जब हम उसको गर्म करेंगे, कोई जल्दी गर्म हो जाता है तो ठंडा भी जल्दी हो जाता है, और कोई अगर हल्के हल्के गर्म होता है, बहुत टाइम लगता है गर्म होने में, तो वो ठंडा होने में भी टाइम लगता है। तो इसी तरह से ये बताया क्या कि कोई अपने ये मटेरियल हमने बताया कि नेचर ऑफ द सरफेस पे डिपेंड करता है हीटिंग, कोई बॉडी कितना हीट होगा उसका नेचर कैसा है। अगर कोई जल्दी हीट होता है तो जल्दी ठंडा भी हो जाएगा, जितना अब्जॉर्प्टिव पावर ज़्यादा होगा उतना ही एमिसिव पावर भी ज़्यादा होने लगेगा, जल्दी एब्जॉर्ब कर देगा हीट को, जल्दी हीट को रिलीज भी कर देगा। लेकिन जो हल्के हल्के गर्म होगा, एब्जॉर्प्टिव पावर कम है, वैसी एमिसिव पावर भी कम होगा उसका, ठीक है। कितनी बात सुन में आई। तो ये था हमारा दो डेफिनेशन, एब्जॉर्प्टिव पावर, एमिसिव पावर, आगे यूज में आएगा। आगे दे रखा है कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी बॉडी हो जो सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्टिव पावर रखता है वो ब्लैक बॉडी है, ठीक है। वो हर तरह के वेव को एब्जॉर्ब कर सकता है और हर तरह के वेव को एमिट कर सकता है, क्योंकि जो गुड एब्जॉर्बर होता है वो गुड एमिटर भी होता है, ठीक है। जो बहुत अच्छा एब्जॉर्बर है, जैसे ब्लैक बॉडी के बारे में कहते हैं कि वो गुड एब्जॉर्बर है तो गुड एमिटर भी है,
क्या मतलब हुआ कि जैसे वो हम लोग 7 कलर्स होते हैं, हम लोग बोलते हैं कि लाइट में व्हाइट कलर में 7 कलर, वो सातों कलर को एब्जॉर्ब कर सकता है जब एब्जॉर्ब कर रहा होगा तो। और अगर एमिट करना हुआ जब उसको हम लोग डार्क में अंधेरे में ले जाकर रखेंगे, तो जब वो हीट रिलीज करेगा तो सातों वेवलेंथ कर सकता है, सभी कलर सभी वेवलेंथ एमिट कर देगा वो। 7 कलर्स का सभी कलर को एमिट कर सकता है। तो ब्लैक बॉडी के बारे में बोलते हैं वो गुड एब्जॉर्बर है, गुड एमिटर है। कितनी बात सुनी। और अब किसी दूसरे बॉडी का एब्जॉर्प्शन या एब्जॉर्प्टिव पावर या एमिसिव पावर कितना है, हम लोग ब्लैक बॉडी के कंपेयर में लिखते हैं कि ब्लैक बॉडी के कंपेयर में कितना उसका एब्जॉर्प्टिव पावर है, ब्लैक बॉडी के कंपेयर में कितना उसका एमिसिव पावर है। तो जो रेफरेंस है वो ब्लैक बॉडी लिया जाता है। लैम्प ब्लैक, लैम्प ब्लैक जैसे काजल, यू नो काजल, काजल वो जो जला के गांव देहात में कागज कपड़े को जला के काजल बनाते हैं फिर आंखों में लगाते हैं। अब तो काजल का दौर खत्म हो गया, अब तो सुरमे का दौर आ गया। और वो ऐड टीवी में आता ना, ये लगाते हैं तो वो वाली दौर शुरू हो गया। पहले क्या होता था, लकड़ी को कागज़ को कपड़े को जलाकर फिर उसको काली जम जाता था उसके ऊपर, और उसके काली में से निकाल के फिर आँखों में लगा देते थे। फिर थोड़ा सा नज़र ना लग जाए तो पीछे कान के पीछे भी लगा देते थे। ठीक है ना? तो वो काजल का दौर था। अभी काजल आता है, करीना कपूर ऐड करती है काजल, वो लेकिन वो अलग तरह का होता है। एनीवे मैं क्या बताना चाह रहा था कि जो ब्लैक बॉडी होता उसी के रेफरेंस पॉइंट से हम किसी बॉडी का एब्जॉर्प्टिव या एमिसिव पावर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आगे तो हम लोग उसको करने जा रहे हैं। कितनी बात सुनी। जैसे मैं एक दूसरी जगह से एक टॉपिक लाता हूं, जैसे किसी भी एटम का एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास किसके कंपेयर में बताते हैं, कार्बन के कंपेयर में। कार्बन का एटॉमिक मास को हम लोग रेफरेंस पॉइंट लिया गया है, और उसी के रेफरेंस पॉइंट के हेल्प से सारे जितना भी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक मास निकाले गए हैं। इसी तरह से एब्जॉर्प्शन, एमिशन किसी भी बॉडी का कोई भी कलर का हो कितना है, उसका जो रेफरेंस पॉइंट है वो ब्लैक बॉडी है। तो ब्लैक बॉडी के रेफरेंस में कितना होता है वो पॉइंट्स को हम बताने जा रहे हैं। आगे चले हम लोग, आ रही बात समझ में। हाँ जी, एक बात तो वो बता रहे थे, लैम्प ब्लैक। लैम्प ब्लैक का मतलब यही होता है कि वो लैम्प जो ना, चिराग जो जलाते हैं हम लोग, और उसके धूल से, वो धुएं से कागज को कपड़े को जलाकर वो जो काजल बनाते हैं उसी को लैम्प ब्लैक कहते हैं। वो बहुत ही अच्छा ब्लैक होता वो, यानी वो गुड एब्जॉर्बर होता है, गुड एमिटर भी होता है। ठीक है, लैम्प ब्लैक काजल वाली जो जला के बनाते हैं। बाकी जो ब्लैक है, जैसे ये मेरा इंक है, ये भी ब्लैक है, मगर ये उतना ब्लैक नहीं है जितना वो ब्लैक होता है, ब्लैकनिश। ठीक है, अब जैसे हम लोग बोलते हैं ना, ये इसका कलर तो ब्लैक है, लड़के का कलर, शादी ब्याह में लड़के का कलर ब्लैक है, लेकिन कितना भी ब्लैक हो, अफ्रीकन लड़के से ज़्यादा ब्लैक थोड़ी हो सकता है यार। हैं, अफ्रीकन लड़के तो अफ्रीकन ही होते, वो तो काला ही डायमंड कहलाते हैं, वही स्मार्ट कहलाते हैं। जितने काले होंगे उनको कहते हैं उतना ही वो स्मार्ट है। हाँ, वहाँ का भी एक अलग परसेप्शन है। कितनी बात सुन में। चलिए आगे बढ़ते, मिटा दे। ये एक टर्म दे रखा है हमारा एमिसिविटी। अगला जो टर्म दे रखा है वो एमिसिविटी। ठीक है, एमिसिविटी को कैसे डिफाइन करते हैं कि कोई भी बॉडी कितना हीट एमिट करेगा, रेडिएट करेगा पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया एट ए गिवन टेम्परेचर with respect to perfect black body radiating the same the rate of emitting the perfect black body at the same time, same area at the same temperature। क्या मतलब हुआ कि अगर कोई बॉडी का एक टेम्परेचर है और उस टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में एक यूनिट टाइम में कितना हीट एमिट करता पर यूनिट एरिया से, और उसी टाइम पे उसी टेम्परेचर पे अगर एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी लेते हैं और वो एक यूनिट टाइम में पर यूनिट एरिया से कितना हीट एमिट करता है, उसी टेम्परेचर पे अगर ब्लैक बॉडी रखा है, तो दोनों के जो एमिसिव पावर होते हैं, यानी एक जनरल बॉडी कोई भी कलर का हो सकता है, उसका जो एमिसिव पावर है, और जो परफेक्टली ब्लैक बॉडी है उनका जो एमिसिव पावर है, जो दोनों का रेशियो लेंगे तो उसी को हम लोग कहते हैं एमिसिविटी। ठीक है, एमिसिविटी, इसको हम लोग इस नोटेशन से दिखाते हैं। और एमिसिविटी ऑफ पर्टिकुलर वेवलेंथ अपॉन एमिसिविटी भी ऑफ परफेक्ट ब्लैक बॉडी, ये देखिए ई एमिसिव
एमिसिव पावर ऑफ अ बॉडी ऑफ अ पर्टिकुलर वेवलेंथ, ठीक है ना, कितना एक बॉडी का एमिसिव पावर है और परफेक्ट उसी वेवलेंथ का परफेक्टली ब्लैक बॉडी का एमिसिव पावर कितना है वो कैपिटल ई से लेते हैं। इन दोनों का जो रेशियो है वही एमिसिविटी कहलाता है, वही एमिसिविटी कहलाता है। ठीक, समझ में बात आई? यानी कि अगर एक वेवलेंथ को, अगर एक हम बॉडी को गर्म करते हैं सर्टेन टेम्परेचर तक और उसका एक वेवलेंथ है पर्टिकुलर, मोनोक्रोमेटिक लाइट हम लोग हर जगह यूज करेंगे, तो मोनोक्रोमेटिक लाइट को जब इंसिडेंट कराते कितना हीट कर दिया, मान लो सर्टेन टेम्परेचर तक हीट कर दिया एक बॉडी को, और उसी जगह पे एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी, दो बॉडी ले लेते हैं, जैसे एक बॉडी ए ले लेते हैं हम लोग, मान लो ये ए बॉडी है और यहाँ पे दूसरी एक बॉडी है वो परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, सेम बिल्कुल ये ब्लैक बॉडी है, ठीक है, दोनों पे सेम एक मोनोक्रोमेटिक लाइट दोनों पे इंसिडेंट करा रहे हैं, ठीक है, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक ये हीट हो गया, ये भी दोनों बराबर हीट हो गया, दोनों का टेम्परेचर बराबर हो गया। अब दोनों एमिट करेंगे, तो दोनों जब एमिट करेंगे तो ये जो एमिट कर रहा है, तो मान लो ये रेज एमिट कर रहा है, ये भी रेज एमिट करेगा, ब्लैक यानी कि डार्क रूम में ले जाकर रख दिया, इसको भी अंधेरे में ले जाकर रख दिया जहां से कोई सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है, इसको भी दोनों को अंधेरे में रख दिया, अब दोनों हीट रेडिएट करेगा, ठीक है, तो कितना अमाउंट ऑफ हीट एक यूनिट टाइम में पॉइंट एरिया से एमिट करेगा, और ये जो परफेक्टली ब्लैक बॉडी है ये कितना एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया से एमिट करेगा। इन दोनों के एनर्जी जो एमिट कर रहा है, इन दोनों के एमिसिव पावर का हम लोग रेशियो लेते हैं और यही हमारा एमिसिविटी कहलाता है, ठीक है, ये एमिसिव पावर कहलाता है। ये एमिसिव पावर को ई लैम्डा से दिखाते हैं हम लोग, एब्जॉर्प्टिव पावर को ए लैम्डा से दिखाते हैं हम लोग। कितनी बात सुन, यहाँ तक समझ बात आ गई? इसी को हम लोग एक डेफिनेशन के फॉर्म में लिख देते हैं। क्या है? The emissivity of a body is the ratio of heat energy radiated per unit time per unit area by the given body। ठीक, एक बॉडी है, उसके बॉडी से पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया से कितना हीट रेडिएट करता है, इसको ऊपर रख दिया है ये ई लैम्डा, टू द amount of heat energy radiated per time per area by a perfectly black body at the same temperature, ठीक है, इज कॉल्ड एमिसिव पावर। एक ब्लैक बॉडी है, अगर उसी टेम्परेचर पे ब्लैक बॉडी रखा गया है तो एक यूनिट टाइम में पर यूनिट एरिया से कितना ब्लैक बॉडी हीट रेडिएट करता है, उन दोनों का रेशियो लीजिए, रेशियो ऑफ द हीट एमिटेड बाय द बॉडी per unit time per unit area to the heat emitted by perfectly black body per unit time per unit area is called emissivity, ठीक है, इसका कोई यूनिट नहीं होता, इट हैज नो यूनिट, डायमेंशनलेस, और इसका जो वैल्यू आता है 0 और 1 के बीच में आएगा, कम से कम 0 होगा और मैक्सिमम 1 होगा, जैसे परफेक्टली ब्लैक बॉडी का एमिसिविटी का जो पावर था वो 1 होता है, ठीक है, बाकी जो दूसरे ब्लैक होंगे वो इसके 0 में और 1 के बीच में आएंगे। इट इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी, इसका कोई डायमेंशन नहीं आए, इट हैज नो डायमेंशन, डायमेंशन तो जानते हैं, डायमेंशन और डायमेंशनलेस फॉर्मूला, ठीक है, इट हैज नो डायमेंशन, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता। कितनी बात सुन में? ब्लैक बॉडी के बारे में तो हम लोग जानते हैं, स्पेशली परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए, कि ब्लैक बॉडी जो ना एक गुड एब्जॉर्बर होता है, गुड एमीटर होता है, वो कोई भी रेस को, कोई भी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है और कोई भी वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट भी करता है। परफेक्टली ब्लैक बॉडी का मिलना बहुत आसान नहीं है, या परफेक्टली ब्लैक बॉडी बनाना आसान नहीं है, ठीक है, तो एक यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दे रखा है कि कौन एक तरह का फेरी स्ट्रक्चर, फेरी ब्लैक बॉडी, वो कैसे फेरी ब्लैक बॉडी बनाया गया है वो मैं दिखा रहा हूँ स्ट्रक्चर बनाकर, इसके बाद बताएंगे किरचॉफ्स लॉ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा उसके क्वेश्चन आते हैं नीट में, जेई में बहुत अच्छे सवाल आते हैं उसके, तो मैं किरचॉफ्स लॉ का रिलेशन बताऊंगा, खाली मैं एक स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ फेरी ब्लैक बॉडी का, कि कोई ब्लैक बॉडी बनाना चाहे तो कैसे बनाते हैं, ठीक है, इसे मैं मिटा दूँ, नोट कर लीजिए इसे।
ये एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी बनाने का तरीका बताया कि जैसे मान लेते हैं कि कोई भी वेवलेंथ, कोई पर्टिकुलर टाइप का वेवलेंथ है, मोनोक्रोमेटिक लाइट है, उसको यहाँ से इंटर कराते हैं, ये इंटर करेगा। अब जब ये लाइट जो है ना, ये सीधा इंटर करेगा, स्ट्रेट लाइन, लाइट तो हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलता है। अब यहाँ पे जाएगा तो इसके सामने एक कोनिकल स्ट्रक्चर बना दिया गया है। अब वो जो कोनिकल स्ट्रक्चर है, अगर ये फ्लैट होता ना तो सीधा आके सीधा रिफ्लेक्ट होके बाहर भी जा सकता है, सीधा आकर सीधा रिफ्लेक्ट होकर वापस चला गया। तो कोनिकल ऐसे बना दिया, तो अब जो भी रेज आएगा वो थोड़ा तिरछा आएगा। जैसे ये आया यहाँ पे देखिए, तो हमने यहाँ पे दिखाया कि ये आया और अब ये थोड़ा सा इंक्लाइंड है, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर इधर चला गया। अब पता चला ये रिफ्लेक्ट होकर यहाँ गया, ये रिफ्लेक्ट होकर यहाँ गया, इसी में वो रिफ्लेक्ट होता रहेगा और उसमें आहिस्ता आहिस्ता एब्जॉर्ब हो जाएगा। यानी एक पर्टिकुलर टाइप का वेवलेंथ के जो रेज है, जो हीट है, अगर हम उसको इंटर कराएंगे तो वो बाहर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो उसी में रिफ्लेक्ट होता रहेगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता एब्जॉर्ब होते होते एब्जॉर्ब हो जाएगा पूरा ही। तो इसके अंदर का जो सेक्शन है, ये एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी की तरह बिहेव करेगा। क्यों? क्योंकि जो भी रेज आया है वो सब का सब एब्जॉर्ब हो गया, बाहर गया ही नहीं। अब उसको बाहर कैसे निकालेंगे? तो अब इसको उठा के डार्क रूम में ले जाते हैं, डार्क रूम में रख देंगे जहाँ से कोई सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है। तो जाहिर है अब ये जो है हल्के हल्के करके रिफ्लेक्ट होके जो भी है, जो सीधा होगा वो निकलता रहेगा, सीधा होगा निकलता रहेगा। क्योंकि हीट जो है ट्रांसमिट होता है हॉटर बॉडी टू कूलर बॉडी की तरफ, हम लोग जानते हैं नेचुरल फिनोमेना है। अब डार्क रूम में ले जाएंगे, मान लो लो टेम्परेचर पर रख दिया, तो जाहिर है इसका हीट तो बाहर निकलना ही पड़ेगा। अब चाहे वो रिफ्लेक्ट होके निकले या सीधे निकले, लेकिन वो निकलेगा, क्योंकि बाहर का जो डार्क रूम में टेम्परेचर होगा वो लो होगा और अंदर का टेम्परेचर ज़्यादा होगा। क्योंकि वो ब्लैक बॉडी था, वो सारे रेज को एब्जॉर्ब कर रखा था, वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा था, तो वो फिर निकलेगा। लेकिन यहाँ पे ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी की तरह रोल प्ले करता है। जब हम लोग इसको रेस को इस तरह से पास करते हैं तो जो भी रेस देंगे वो उससे बाहर नहीं निकलेगा, वो सब उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है। तो इसका एक एक्सपेरिमेंट करके, यानी एक फिगर बना के समझाया है कि कैसे ये एक ब्लैक बॉडी रोल प्ले करता है। फेरी का एक्सपेरिमेंट है, ये नाम है एक साइंटिस्ट का, जिन्होंने बताया कि कभी हमें ब्लैक बॉडी बनाना होता है तो कैसे बनाएंगे, या कैसे कोई भी वेव एब्जॉर्ब कराना चाहे तो एब्जॉर्ब कराते हैं। कितनी बात समझ में आई? ठीक, आगे चलते हैं। अगला जो टॉपिक दे रखा है वो किरचॉफ्स लॉ दे रखा है। ये किरचॉफ्स लॉ क्या बताया? द रेशियो ऑफ emissive power of a particular wavelength to the absorptive power of that wavelength is equal to the emissive and absorptive power of black body. It is always remain constant. यानी किसी बॉडी का एमिसिव पावर एंड एब्जॉर्प्टिव पावर का जब लेंगे रेशियो, तो हमेशा ही एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा। किसी भी बॉडी का, चाहे वो आयरन हो, कॉपर हो, एल्युमिनियम हो, जिंक हो, किसी भी बॉडी का लेंगे एक सर्टेन टेम्परेचर तक, यानी सब में बराबर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि अलग अलग टेम्परेचर पे ले रहे हैं। जैसे मान लो अगर एल्युमिनियम है, आयरन है, कॉपर है, तीन ले लिया, तीनों का टेम्परेचर बराबर कर दिया, एक ही वेवलेंथ यूज कर रहा है तीनों के लिए, और अब इनका एमएससी पावर अपॉन एब्जॉर्प्टिव पावर का रेशियो निकालते हो, तीनों का वैल्यू सेम आएगा। ये किरचॉफ्स लॉ ने बताया, किरचॉफ्स ने बताया है, तीनों का वैल्यू सेम आएगा। और वो किसके बराबर होगा? ब्लैक बॉडी के एमएससी पावर के बराबर होगा। ये एमएससी पावर ऑफ ब्लैक बॉडी ऑफ दैट पर्टिकुलर वेवलेंथ, उसके बराबर होगा। कितनी बात सुन में? एक मैं छोटा सा डेफिनेशन है, इसका डेफिनेशन मैं लिख देता हूँ, वो लिटरल की एग्जाम में लिखना पड़ेगा तो उसको हम लिख देते हैं यहाँ। ठीक है, ये किरचॉफ्स लॉ हम लोगों ने लिख दिया। ये तो हमने बताया था रेशियो, इसका डेफिनेशन लिखा है, मैं पढ़ के समझाता हूं एक एक करके। एट एनी गिवन टेम्परेचर द रेशियो ऑफ द एमिसिव पावर टू द एब्जॉर्प्टिव पावर, ये एमिसिव पावर है, ये एब्जॉर्प्टिव पावर है, द रेशियो ऑफ एमिसिव पावर टू द एब्जॉर्प्टिव पावर फॉर अ corresponding to certain wavelength is constant for all bodies। all bodies मतलब कोई भी बॉडी ले ले, चाहे आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर, all bodies, and this constant is equal to the emissive power of perfectly black body at the same temperature to the same corresponding wavelength। कितनी बात सुन रही, समझ में बात आ गई ना? डेफिनेशन बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट है। यानी किसी भी बॉडी का एमिसिव पावर
और एब्जॉर्प्टिव पावर का जो रेशियो होगा किसी करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ और पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, अगर उसी वेवलेंथ का उसी टेम्परेचर पे ब्लैक बॉडी के जो एमएससी पावर था उसके बराबर होगा। और ये सभी बॉडी का ये जो रेशियो है सेम आता है। ये किरचॉफ लॉ ने बताया है। कितनी बात सुन में। आगे चले हम लोग, यहाँ पे हम लोगों ने ये रिलेशन डाल रखा है। एक रिलेशन अभी हम लोगों ने पीछे किया था एमिसिविटी का, क्या हम लोगों ने लिखा था, ऑल्सो एमिसिविटी इज रिटन एज, याद है कैसे लिखते हैं एमिसिविटी को, एमिसिविटी को लिखते हैं एमिसिव पावर of wavelength of a body to the emissive power by the perfectly black body is equal to this constant। ये हमारा एटा, ये रिलेशन हम लोगों ने अभी एमिसिविटी में किया था। ठीक है, अगर हम लोग इसको यहाँ कर दे, इसको यहाँ ला ले तो क्या होगा, और एमिसिव पावर ऑफ दिस लैम्डा एमिसिविटी इज इक्वल टू ई लैम्डा। ये हम लोग दूसरा इक्वेशन बना सकते हैं इससे, और ये हमारा पहला इक्वेशन है। कितनी बात सुनिए, ये भी एमिसिव पावर ऑफ द परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, ये भी एमिसिव पावर ऑफ द परफेक्टली ब्लैक बॉडी है। तो हम इन दोनों को इक्वेट करके देख सकते हैं, रिलेशन निकाल सकते हैं। तो अब हम इन दोनों को इक्वेट कर रहे हैं, मैं ये डेफिनेशन मिटा दे रहा हूं। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को लेते हैं हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिलेगा, एमिसिव पावर ऑफ, इसको लेते हैं यहाँ पे, दिस lambda absorptive power of the lambda is equal to emissive power of the lambda is equal to emissivity। तो ये तो दोनों सेम सेम है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो क्या मिलेगा, absorptive power is equal to emissivity। तो ये भी एक रिलेशन होता है, इसको हम लोग कहते हैं इट इज अनदर फॉर्म ऑफ किरचॉफ्स लॉ, इट इज अनदर फॉर्म ऑफ किरचॉफ्स लॉ, इट इज another form of किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, यानी कि एब्जॉर्प्टिव पावर इज इक्वल टू एमिसिविटी, एमिसिविटी। ठीक है, ये एब्जॉर्प्टिव पावर इसके बराबर होता है। ये भी किरचॉफ्स लॉ का लिखने का तरीका है, बाकी मेन तो ये है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। फॉर्मूला छोटा है मगर अक्सर ये आते रहता है, बच्चों को याद नहीं होता रिलेशन, तो अक्सर उनसे मिस हो जाता है, या छोटा समझ के कभी कभी इग्नोर मार देते हैं, रह जाता है। कितनी बात समझ में, किरचॉफ्स लॉ समझ में आ गया। इसके किरचॉफ्स लॉ के कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, एग्जाम्पल क्या, एप्लीकेशन दे रखे हैं कि कैसे हम लोग किरचॉफ्स लॉ को देख सकते हैं। और इसके ऊपर जो दे रखा है एक ग्रीन हाउस इफेक्ट भी दे रखा है। तो मैं ये दो टॉपिक आज के लिए बताता हूँ, ये आज यहाँ पे खत्म करेंगे हम लोग इन दो टॉपिक के बाद। तो पहला हम लोग कर रहे हैं इसमें एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ्स लॉ। ठीक, क्या बताया किरचॉफ्स लॉ के एप्लीकेशन में, कि एक बताया क्या कि सपोज करते हैं एक वाइट कलर का चाइना बॉडी लेते हैं, चाइना मेड, चाइना का देखा ना, चाइना के जो आते हैं ना, बहुत सारे बाउल आते हैं, कप आते हैं, ग्लासेस आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं चाइनीज मटेरियल के बने हुए। ठीक है, तो या ऐसे भी हम लोग किसी दूसरे मटेरियल का भी ले लेते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग कि उसको, उसके ऊपर जो ना एक ब्लैक कलर का कोई भी डिज़ाइन बना लेते हैं या स्पॉट बना देते हैं। जैसे मान लो हम लोगों ने एक स्फेरिकल बॉल ले लिया, ये बॉल ले लिया, ठीक, और यहाँ पे हम लोगों ने एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी स्पॉट बना दिया यहाँ पे। कितनी बात सुनिए, ये चाइना जो मेड मटेरियल है ये वाइट कलर का है, जैसे कप होते वाइट कलर के आते हैं, तो ये वाइट कलर का है, ठीक है ना। और यहाँ पे हम लोगों ने एक परफेक्टली ब्लैक का स्पॉट बना दिया, कोई डिज़ाइन बना दिया या कोई कलर लगा दिया, बिल्कुल परफेक्टली ब्लैक है। अब इस बॉल को हम लोग गर्म कर रहे हैं, ठीक है, गर्म करेंगे कुछ सर्टेन टेम्परेचर तक गर्म कर दिया, मान लो 35-40 डिग्री तक गर्म कर दिया। तो देखिए यहाँ पे जो है दो तरह का सेक्शन है, एक तो व्हाइट सेक्शन है और एक जगह वैसा है जो ब्लैक सेक्शन है।
लेकिन गर्म तो पूरी बॉडी को किया है। अब पूरी बॉडी का टेम्परेचर एक जैसा है, जैसे 40 है तो पूरी बॉडी 40 डिग्री पे है। अब हम लोग इसको डार्क कमरे में, बिल्कुल अंधेरे कमरे में ले जाकर रख देंगे, तो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब किया तो हीट एमिट भी करेगा, हीट एमिट करेगा। लेकिन जो व्हाइट चाइना मेड मटेरियल है, जो व्हाइट कलर का है, उसका अपना एक नेचर है एमिट करने का, और जो वहां पे ब्लैक कलर का हम लोगों ने स्पॉट बनाया है, उसका एक अपना नेचर है रेडिएट करने का। तो क्या देखेंगे कि जब हम लोग डार्क रूम में रखेंगे तो हीट रिलीज करेगा, तो एक तरह का ग्लो तो आएगा, लेकिन व्हाइट वाले पोर्शन से जो ग्लो आएगा वो हल्के आएगा, और जो ब्लैक वाला बॉडी जहां पे ब्लैक स्पॉट बनाया, वहां से जो ग्लो होगा वो ब्राइटर होगा। तो जो ब्लैक वाला पार्ट से जो ब्राइटर दिख रहा है इतना, ऐसा क्यों? ब्लैक वाला क्यों इतना ब्राइटर दिख रहा है, व्हाइट वाला कम ब्राइटर क्यों दिख रहा है, या हल्का क्यों दिख रहा है? वो इसलिए कि जो ब्लैक बॉडी था या ब्लैक पार्ट था, उसने ज्यादा हीट एब्जॉर्ब किया एज कंपेयर टू व्हाइट सेक्शन। क्योंकि व्हाइट व्हाइट कलर है, वो हर कलर को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, हर रेस को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, उसकी एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी भी अलग है, उसका नेचर भी अलग है। कितनी बात सुन में। लेकिन जो ब्लैक बॉडी है, उसको एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी अच्छा है, वो हर तरह के रेस को एब्जॉर्ब कर लेता है, और वो अच्छा भी होता है। ब्लैक बॉडी, परफेक्टली ब्लैक बॉडी तो गुड एब्जॉर्बर होता है, तो वो ज्यादा एज कंपेयर टू वाइट, वो ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। इतनी बात सुन रही। फिर जब एमिट करना होता है, तो व्हाइट वाले के एमिट करने की कैपेसिटी, एमएससी पावर अलग है, ब्लैक कलर के एमएससी पावर अलग है। ठीक है, तो ब्लैक कलर जो ना ज्यादा इमेसिव पावर रखता है एज कंपेयर टू अदर कलर्स, तो उसकी वजह से ज्यादा एनर्जी निकलता है, और वो ब्राइटर दिखता है, ग्लो अच्छा करता है वो। कितनी बात सुनिए, ये एक एप्लीकेशन में दिया है किरचॉफ्स ने। कितनी बात सुनिए, जाके पढ़ सकते हैं। दूसरी बात, यहां तक समझ में आए तो एक तो ये एप्लीकेशन दे रखा है, एक एप्लीकेशन ये दे रखा है कि कोई भी ग्रीन बॉडी होता है, कोई भी ग्रीन बॉडी होगा, तो वो रेड कलर को एब्जॉर्ब करता आसानी से। क्या मतलब हुआ? ग्रीन कलर को तो रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, लेकिन वो रेड कलर को बहुत आसानी से एब्जॉर्ब कर लेता है, हीट करो या मत करो। वो अगर रेड कलर का वेवलेंथ आ रहा है तो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ग्रीन कलर कैन एब्जॉर्ब रेड कलर वेवलेंथ इजीली। कितनी बात, आगे चले। अब क्या करते हैं हम लोग, एक ग्रीन कलर के बॉडी को हम लोग हीट करना शुरू करते हैं। क्या करेंगे? हीट करेंगे। ठीक, जब हम लोग हीट करना शुरू करेंगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, थोड़ी देर के बाद मान लो एक सर्टेन टेम्परेचर पे आ गया, और अब हम लोग उसको दोबारा ले जाते हैं डार्क कलर में, डार्क मतलब अंधेरे में रखते हैं, तो पता है कौन सा कलर एमिट करेगा? वो रेड कलर एमिट करेगा वो। यार ग्रीन बॉडी है, लेकिन एमिट कौन सा कलर कर रहा होगा? रेड कलर, क्योंकि वो रेड कलर आसानी से एब्जॉर्ब करता है, तो एमिट भी कर देगा आसानी से उसको। जो कलर को एब्जॉर्ब कर सकता है, उस कलर को वो एमिट भी कर सकता है आसानी से। तो रेड कलर ग्रीन में, ग्रीन की एक ये नेचर है कि वो रेड कलर को एब्जॉर्ब करता है इजीली, तो वो एमिट भी इजीली करता है। यानी जब वो ठंडा होगा तो वो ग्रीन नहीं दिख रहा होगा, वो रेड दिख रहा होगा, क्योंकि वो रेड कलर एमिट कर रहा होगा वो। कितनी बार, जब वो ठंडा होगा तब ग्रीन वापस दिखेगा हमें। कितनी बात। तो ये भी एक एप्लीकेशन दे रखा किरचॉफ्स लॉ का। कितनी बात सुन में। आगे चले हम लोग, तो ये दो तीन एप्लीकेशन दे रखा हमारा किरचॉफ्स लॉ का। एक टॉपिक और है, आज मैं बताता हूँ, वो है ग्रीन हाउस इफेक्ट। आप लोग जानते हो ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत पुराना टर्म है, बहुत कॉमन टर्म है, हर जगह डिस्कस होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मैटर, रेडिएशन के टर्म में हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट को एक्सप्लेन कर रहे हैं, रेडिएशन के टर्म में। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट जानते तो होंगे, ग्रीन हाउस इफेक्ट इन टर्म ऑफ रेडिएशन हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं। वैसे और भी बहुत सारे तरीके हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट को बताने के लिए। ग्रीन हाउस इफेक्ट को बोलते हैं abnormal rise of temperature in a particular area is called greenhouse effect। क्या मतलब हुआ इसका? किसी एरिया में, किसी जगह में नॉर्मल से ज्यादा, एबनॉर्मल अगर टेम्परेचर हो जाता है, तो उसी को हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। मतलब जैसे मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ, मान लो सिनेमा, हम लोग सिनेमा देखने गए हॉल में, फिल्म हॉल में,
ठीक है, तो फिल्म हॉल में बैठ कर हम लोग सिनेमा देख रहे हैं, एसी नहीं चल रहा है या पंखा चल रहा है, ठीक है। अब जब इंटरवल होगा तो जब हम इंटरवल में बाहर निकलेंगे ना, तो बाहर में हमें बड़ा अच्छा लगता है, बाहर में अच्छा लगता है क्योंकि हमें ठंडा लगता है, और अंदर में बहुत गर्म लग रहा था। तो अंदर में गर्म क्यों लग रहा था, बाहर में गर्म क्यों लग रहा था? कुछ आइडिया इसका पता है कुछ? चलो मैं बताता हूँ। बताते क्या है कि जो हॉल के अंदर थे तो सारे दरवाजे बंद थे और सभी लोग सांस लेते हैं, बगैर सांस लिए तो कोई फिल्म देख नहीं रहा होगा ना, ठीक है, वरना तो भगदड़ मच जाएगी सिनेमा हॉल में। कितनी बात समझ में आई? तो सांस ले रहे थे तो ऑक्सीजन ले रहे थे, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे थे। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसका जो है एक टेंडेंसी होता है कि वो इंफ्रारेड को एब्जॉर्ब करता है। किसको? इंफ्रारेड को एब्जॉर्ब करता है। इंफ्रारेड जो हीट, सेंसेशन ऑफ हीट देता है। तो क्या हुआ कि वहाँ हॉल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत हो जाता है क्योंकि बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, सब लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, तो वहाँ हॉल में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत हो गया और वो इंफ्रारेड एब्जॉर्ब होने की वजह से वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ जाता है। जब इंटरवल में बाहर जाएंगे दरवाजे से तो बाहर तो उतना टेम्परेचर नहीं है, अंदर टेम्परेचर ज्यादा है। तो यहाँ इसको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसको बोलते हैं ग्रीन हाउस पे। क्यों? क्योंकि नॉर्मल से ज़्यादा टेम्परेचर अंदर है, बाहर में या ऐसे भी कभी भी चाहे किसी घर में भी कोई फंक्शन हो रहा होगा, बहुत सारे लोग घर में होंगे तो वहाँ गर्मी हो जाती है, ठीक है ना, गर्मी हो जाती है। और फिर बाहर में थोड़ा सा बाहर निकलते फिर अंदर आते हैं, जो भी तरीका होता है। तो ये है, लेकिन सिनेमा घर का तो बहुत आसानी से समझ सकते हैं। कितनी बात सुन में। अब यहाँ पे बोला क्या कि रेडिएशन के टर्म में ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसे हम लोग बताते हैं, ठीक है। जैसे क्या होता है कि देखो, सर्दी के दिन होते, गर्मी के दिन होते हैं, दिन में गर्मी होती है। दिन में गर्मी तो समझ में आती है, क्यों? क्योंकि वो दिन में सूरज की रोशनी होती है, दिन में रोशनी आती है, हीट आता है, बहुत गर्मी होती है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो दिन में गर्मी होती है, ये बात तो समझ में आता है। पर रात में क्यों गर्मी होती है? रात में तो सूरज नहीं है भाई, फिर रात में गर्मी क्यों लगती है? गर्मियों में देखा होगा, रात में अगर लाइट चली जाए तो फिर सो नींद नहीं आती, इतनी गर्मी होती है घरों में, बाहर घूमते रहते हैं या छत पे चले जाते हैं, ठीक है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि रात में गर्मी क्यों होती है? दिन में तो सनलाइट था, गर्मी थी तो ठीक था, रात में गर्मी कैसे हो गई? और रात में इतनी ज़्यादा गर्मी है कि नींद नहीं आ रही है। तो उसका बताते हैं कि जो उसको हम बता रहे हैं रेडिएशन के हेल्प से, ठीक है ना, रेडिएशन की वजह से कैसा टेम्परेचर बढ़ जाता है वो मैं बता रहा हूँ। ये मैं मिटा दे रहा हूँ यहाँ पे इसको। ये क्या हमारा कि ये हमारा अर्थ है, ये हम लोग मान लिया ये अर्थ है हमारा, और ये हमारा सन है, ठीक है। इससे लाइट निकलते रहते, चारों तरफ जाते रहते लाइट, अर्थ पे भी आता है। तो हम लोगों ने बताया था कि जब अर्थ के सरफेस पे आएगा तो अर्थ का सरफेस गर्म भी होता है, कुछ रिफ्लेक्ट भी कर देता है, कुछ दूसरे चीज़ों में ट्रांसमिट भी हो जाता है, ऐसा बताया था हम लोगों ने अभी शुरू में। अब ये जो है ना, लेयर्स को देखते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि लेयर बाय लेयर एयर होता है, ये एयर होता है, हम लोग तो एयर तो जानते ही हैं इसमें। तो नीचे वाला जो लेयर होता है वो ज़्यादा गर्म होता है, ऊपर वाला लेयर उससे कम गर्म होता है, ऊपर कम गर्म होता है। लेकिन क्या देखते हैं कि ये जो एयर है इसके अंदर डस्ट पार्टिकल होते हैं, वाटर वेपर होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट होते हैं, जैसे बहुत सारे इंडस्ट्री होते हैं तो उससे वेस्ट निकलते रहते हैं, गैसवस वेस्ट, तो पूरा हवा में भरा रहता है, ठीक है। साथ ही बता दें यहाँ पे बादल होते हैं, ये क्लाउड्स है, क्लाउड्स होता है यहाँ पे, ठीक है। अब क्या होता है कि जो उधर से जब लाइट आते हैं ना, सन से जब लाइट आ रहा होगा तो उसका एनर्जी ज़्यादा होता है। जब एनर्जी ज़्यादा होता है तो वो आसानी से, वो हमारा जो एनर्जी है वो अर्थ के सरफेस पे बहुत आसानी से आ जाता है, अर्थ अर्थ के सरफेस पे बहुत आसानी से आ जाता है। लेकिन जब वो अर्थ के सरफेस पे आता है तो कुछ रिफ्लेक्ट हो जाता है, कुछ रिफ्लेक्ट हो गया, कुछ तो एब्जॉर्ब हो गया, और कुछ ट्रांसमिट हो गया, यानी कोई दूसरे फॉर्म में यूज हो गया। अब क्या हुआ कि जो एनर्जी आया था उसके कितने पार्ट हो गए? 3 पार्ट। एक तो वो जो कुछ एब्जॉर्ब हो गया, एक वो जो किसी दूसरे फॉर्म में ट्रांसमिट हो गया, और कुछ ऐसा जो रिफ्लेक्ट हुआ। अब जब रिफ्लेक्ट जो हो रहा है एनर्जी या वेव, जो इंफ्रारेड रेडिएशन जो है, जो हीट वेव है, वो जो रिफ्लेक्ट हो रहा है उसके पास उतनी एनर्जी नहीं है कि वो दोबारा वो वापस कहीं ऊपर चला जाए,
अब वो नीचे ही रह जाता है, एयर के अंदर ही रहने लगता है, एयर में ही रहने लगता है, और यहाँ पे जो एयर है उसको गर्म करने लगता है वो। कितनी बात सुन में ही। अब थोड़ा सा ऊपर भी अगर जाएगा तो बादल लगे होते हैं, बादल से भी टकरा के वापस आ जाते हैं। इसके अंदर, एयर के अंदर बहुत सारे डस्ट पार्टिकल होते हैं, जैसे बताया इंडस्ट्रियल होते हैं, तो ये जो रेत जाते हैं उससे टकरा टकरा के वापस आ जाते हैं। कितनी बात सुनी। तो दिन के टाइम में क्या होता है कि जब दिन की रोशनी या दिन के जो हीट है बहुत आने की वजह से ये 3 पार्ट में जो बढ़ता है, इसके बहुत सारे रीजन ऐसे जो है ना एयर में रहते हैं, मगर उसके पास इतना एनर्जी नहीं है कि वो खुद कहीं बाहर निकल जाए, तो वो एयर में ही रहते हैं, और उसके एयर में होने की वजह से एयर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब रात हो गई, रात हो गई, अब वो रेस तो कहीं गया नहीं, वो तो रेस तो वहीं है, हवा में घूम रहा है इधर उधर। तो वो जो हवा है गर्म हो जाता है, दिन के टाइम में गर्म हो जाता है, तो रात में वही गर्म हवा फिर टच करने लगता है, बॉडी को टच करता, गर्मी लगती है। तो वो जो हवा है रात का बाहर दूसरे टेम्परेचर, अगर नॉर्मल टेम्परेचर देखेंगे तो पता चला 18 डिग्री है या 20 डिग्री है, 25 डिग्री है, मगर जो अर्थ के पास वाला जो हवा है उसके टेम्परेचर ज़्यादा है। किसकी वजह से? इसकी वजह से टेम्परेचर ज़्यादा है। कितनी बात सुन में आई? कुछ समझ बात आ रही है? तो बताया कि ये जो रेज़ें जो रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, रिफ्लेक्ट होके एयर में होते हैं, इसकी वजह से भी जो टेम्परेचर जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, रात के टाइम में सूरज नहीं रहता, मगर फिर भी उसकी वजह से गर्मी रहता है एटमॉस्फेयर में, और रात में गर्मी ज़्यादा लगते हैं गर्मियों के दिन में। जबकि टेम्परेचर कम है, ऐसे जो देखा जाए टेम्परेचर कम है, लेकिन वो दिन की गर्मी की वजह से वो जो रेस थे वो एटमॉस्फेयर में होता है, और उसकी वजह से टेम्परेचर ज़्यादा होता है, और उसी को हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट इन टर्म ऑफ रेडिएशन। और भी बहुत सारे वजह है ग्रीन हाउस इफेक्ट के, वो एक अलग चीज़ है, मैं सिर्फ रेडिएशन का बता रहा हूँ। ठीक है, ये समझ में बात आ गई। तो ये था आज का टॉपिक हम लोगों ने किया है, एब्जॉर्प्टेंस, रिफ्लेक्टेंस, ट्रांसमिटेंस, रिलेशंस, ब्लैक बॉडी, किरचॉफ्स लॉ, रिलेशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट। आज हम लोग यहीं पे रह रहे थे, कंटिन्यू करेंगे हम लोग आगे, बहुत सारी बातें हैं उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। वो बच्चे जो पहली दफ़ा हमारा वीडियो देख रहे हैं और अगर अच्छा लग रहा है तो चाहो तो आप सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको ऐसे अच्छे कंटेंट मिलते रहें। वो बच्चे जो नीट जेईई की ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं, 11th 12th में ड्रॉपर है, वो तो ज़रूर कर लें, उनको फ़ायदा ही करेगा। और वो बच्चे जो 8 9 10 में है और आने वाले दिनों में नीट जेईई की तैयारी करना चाहते हैं और चाहते हैं कि पहले अटेम्प्ट में नीट जेईई को क्रैक करके गवर्नमेंट कॉलेज से अपना एजुकेशन कंप्लीट करें, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम कंटेंट भी देते हैं, प्लान भी देते हैं, एग्जीक्यूशन भी कराते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं। और अगर चाहते हैं तो अभी से आप मैसेज करके समझ सकते हैं कौन कौन सा प्रोग्राम चल रहा है, तो उसके लिए आप हमें अभी अभी से भी जुड़ सकते हैं। ओके, थैंक यू।